नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। मंथन में आज बात हम भर्तियों की करेंगे और भर्तियों पर, नौकरियों पर पहरे की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा दोबारा कल 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कई चरणों में की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की गई हैं, एहतियात बरते गए हैं। पिछली दफ़ा पेपर लीक हो जाने के कारण ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और कुल मिलाकर बहुत सारा बवाल हुआ था। ये एक भर्ती है और पूरे प्रदेश में तमाम जगह सेंटर बनाए गए हैं, तमाम चीज़ें की गई हैं। 26 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। यूपी के अलावा अन्य राज्यों में करीब जो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी, जो जानकारी दी गई उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड, उसने ये जानकारी दी है कि बहुत सारे लोग हैं, ये अभ्यर्थी ये शामिल होंगे। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भर्ती परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, अग्नि परीक्षा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और मुख्यमंत्री इस भर्ती परीक्षा को सीधे तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 20 अगस्त 2024 को 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए पूरी तरीके से जो एडमिट कार्ड जारी कर दिया था और उसके बाद से तमाम जो गुणागणित है वो अपने आप में चल रही है कि परीक्षा किस तरीके से शुचितापूर्ण कराई जाए। परीक्षा अलग अलग पालियों में, 2 पालियों में की जा रही है। परीक्षा की बात है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो ये मसला हो गया कि पहरे के बीच नौकरियों की परीक्षा हो रही है, और दूसरा जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसके अभ्यर्थी भी लखनऊ में लगातार हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, डेरा डाले हुए हैं कि उनका जो दोबारा मेरिट लिस्ट बने उसमें कोई घमंजा घपला घोटाला ना हो, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं जिससे कि कोई घपला ना हो। कल भी इन अभ्यर्थियों ने, परसों भी लगातार जो शिक्षा विभाग है वहाँ पर वो जाकर प्रदर्शन, धरना कर रहे हैं और बार बार ये चेता रहे हैं कि देखो पिछली बार तमाम अभ्यर्थियों का मामला गड़बड़ा गया था, आरक्षण का भी मसला हो गया था। तो इस बार कम से कम जो जिसका हक है, अगर जेन्युइन अभ्यर्थी है तो कम से कम उसका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 60,000 माफ़ कीजिएगा 60,000 पुलिस भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती लेकर एक पूरा सिस्टम है। एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो पहरा दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, कि कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सजग है कि पेपर लीक ना होने पाए। अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने फ्री बस सेवा की सुविधा दी है, वो कहीं से भी फ्री बस के जरिए एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र तक जाएंगे। अब अलग अलग तरीके से ऐसे तमाम जो संदिग्ध परीक्षा केंद्र हैं वो भी ग्राफिक के जरिए दिखा दिए जाएं। पुलिस भर्ती के अगर देखा जाए तो भर्तियों को लेकर पहले कब कब कितनी भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, ये एक ग्राफिकल एलिमेंट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 48,17,000 अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे पूरी पुलिस भर्ती परीक्षा में, जो कल से शुरू होगी और 31 तक चलेगी। 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है इस परीक्षा में। और कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। रोडवेज का निःशुल्क प्रबंध किया गया है कि भाई आप मुफ्त में आइए और एग्ज़ाम दीजिए। मुख्यमंत्री ने ये व्यवस्था छात्रों के लिए की है। कक्ष में घड़ी लगाई जाएगी, ये भी अच्छी बात है। एक अच्छी व्यवस्था की गई, एक सुचारू व्यवस्था की गई है। राजीव कृष्ण पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज सारी बातें बताई। उन्होंने कहा अधिकांश परीक्षा केंद्र शहरों में है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत, घपला घोटाले की बहुत ज़्यादा कहीं कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। हेल्पलाइन नंबर और कॉल सेंटर भर्ती बोर्ड चला रहा है, अगर कहीं कोई सूचना आती है तो उस पर तुरंत सूचना दी जाए। ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कृष्ण ने कहा है। अब तक 12,000 कॉल्स आई हैं, उनके समाधान किए गए हैं। ये भी कहा गया कि 1 दर्जन से ज़्यादा जो टेलीग्राम ग्रुप हैं,
अक्सर टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए पेपर लीक होता है, चाहे नीट का हो चाहे अन्य हो। एआई का सिस्टम जो लगाया गया उसमें कम से कम 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की भी पहचान की गई एआई सिस्टम से, तो इन पर खास निगरानी रहेगी। 11 टेलीग्राम चैनलों को भी चिन्हित किया गया जहां पेपर बेचने की बात चल रही, जिस पर भर्ती बोर्ड ने एक एफआईआर भी करा रखी है। तो ये पूरा है करीब 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी परीक्षा ड्यूटी को सुचारू रूप से लगाए गए, यानी इनका पहरा रहेगा। एक फ्री एंड फेयर परीक्षा कराई जाएगी। तकरीबन 3,25,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों को 4 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में बुलाया गया ताकि उनकी अच्छे से जांच पड़ताल और घेराबंदी की जाए। 6.5 लाख अभ्यर्थी बाहर के राज्यों से आएंगे, ये भी एक आंकड़ा पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने दिया है। 1541 अपराधियों की लिस्ट भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने पीएचके और एसटीएफ को सौंपी है, जो पेपर लीक गैंग चलाते हैं। तो ये चारों तरफ से घेराबंदी है, पहरा है। 22 ईमेल के माध्यम से शिकायतें और ट्विटर से शिकायतें मिली हैं। ये एक मोटा मोटा जानकारी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। तो कुल मिलाकर मंथन में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि नौकरियों पर पहरा कितना गहरा। अब वो महत्वपूर्ण जानकारी जो पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्ण दे रहे थे, उसे हम आपको सुना देते हैं। अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 शुरू होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये भर्ती 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में की जाएगी। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी और करीब 33,200 इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी परीक्षा में करीब 48,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसमें प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में लगभग 4,81,000 के आसपास अभ्यर्थी भाग लेंगे। कल दिनांक 23 तारीख को प्रथम पाली में 4,81,837 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 3,21,807 लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इसी प्रकार से कल दूसरी शिफ्ट में 4,81,836 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 3,21,136 अभ्यर्थियों द्वारा उनका डाउनलोड किया जा चुका है, उनका जो आवेदन पत्र एडमिट कार्ड है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। यूपी रोडवेज में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक वॉल क्लॉक का प्रबंधन किया गया है, क्योंकि बोर्ड की नियमावली के अनुसार उनको घड़ी ले आना या कोई डिजिटल इक्विपमेंट ले आना मना है। तो परीक्षा में अपने 2 घंटे के कार्यकाल में 2 घंटे के पीरियड को अच्छे से वो टाइम मैनेजमेंट कर सके, इसके लिए बोर्ड के द्वारा प्रत्येक 500 अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। अभी तक हमारी एक यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया एनालिसिस टीम है। उस एनालिसिस के द्वारा करीब 11 टेलीग्राम चैनलों का पता लगाया गया है, जिनमें इस प्रकार की ठगी की जा रही थी कि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके पास परीक्षा के पर्चे उपलब्ध हैं और पैसे देकर के उनको खरीदा जा सकता है, 4,000, 5,000 इस तरह का। ऐसे 11 टेलीग्राम चैनलों और कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध कल दिनांक 22 तारीख को, आज प्रातः दिनांक 22 तारीख को भर्ती बोर्ड द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जो कि बीएनएस की सुसंगत धाराओं में और जो परीक्षा अधिनियम अध्यादेश नया वाला आया है उसकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। परीक्षा केंद्र में प्रत्येक कक्ष में परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार से करीब 17,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं पूरे परीक्षा केंद्रों पर और इनका जिला स्तर पर और बोर्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग के लिए
यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें जो सीसीटीवी की सारी गतिविधियां जो हैं वो देखी जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्ण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 11 टेलीग्राम चैनलों पर आज ही एक एफआईआर दर्ज की गई है जो क्लेम कर रहे थे कि उनके पास पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर है। इसी तरीके के टेलीग्राम चैनलों ने नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचे थे 4-4, 5,000, 10,000 में, और ये क्लेम कर रहे हैं। तो क्या एफआईआर दर्ज करने के बाद इनका काम खत्म हो गया? क्या इनमें से किसी से पूछताछ की गई? क्या कोई पेपर की रिकवरी हुई, बरामदगी हुई? जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या हुई? इसकी जानकारी हम करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवा शर्मा ने एक परीक्षा केंद्र की स्थिति और उसका हालचाल जाना, उसे हम दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा लेकर के शासन प्रशासन सख्त है और इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश पुलिस के कमांड कंट्रोल रूम पे। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, किसका कैमरा स्टिल है और किसका चलती हालत में है, ये सभी चीजों को देख रहा है। और जरूर ये कहा जा सकता है कि जो भर्ती परीक्षा आज से फरवरी यानी कि 6 महीने पहले जो सोलवा गैंग के गिरोह की दखलंदाजी के बाद सेंधमारी की गई थी और उस पूरी परीक्षा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया था, अब वो परीक्षा 60,244 पदों पर जो सिपाही भर्ती परीक्षा है वो फिर से होने जा रही है। और 5 दिवसीय परीक्षा सुरक्षित तौर से कराने के लिए कटिबद्ध है और पूरे कमांड कंट्रोल रूम में इस तरीके की निगरानी के लिए सीसीटीवी के जाल बिछाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। माफ़ कीजिएगा, कमांड सेंटर था जहां से पूरे परीक्षा की निगरानी और कैमरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या स्थिति है, उसका जायज़ा हमारे स्टेट क्राइम रिपोर्टर शिवा शर्मा ने लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या आशंकाएं हैं? लोग क्यों पहरा दे रहे हैं? भाई हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया, कहा नए सिरे से उसको जो मेरिट है उसको बनाया जाए। उसके बाद ऐसी क्या दिक्कत है? जो बार बार छात्र लखनऊ जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी गड़बड़ी की आशंका है, बार बार चेता रहे हैं प्रदर्शन करके कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल 2018 से 69,000 शिक्षक भर्ती अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार हाईकोर्ट के दखलंदाजी के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से मेरिट लिस्ट बना करके उनकी नियुक्ति देने का एक वादा किया गया है। लेकिन अभ्यर्थी अभी भी इस असमंजस में कि आखिरकार उनको मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या नहीं। इसी को लेकर के एससीईआरटी कार्यालय महानगर में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दर्जनों की तादाद में या यूं कहें कि सैकड़ों की संख्या के आसपास के जो अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ में इनके बैनर पोस्टर है जिसमें लगातार वो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के जो घोटाला हुआ था, जिसके आधार पर उनको भर्ती देने का एक निर्णय किया गया था, वो पूरी तरीके से अभी तक 2024 तक खाली है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी, इनसे हम बात करेंगे। अब तो मुख्यमंत्री ने बैठक करके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कह दिया कि अब नियुक्ति पत्र दें, तो फिर धरना क्यों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके बोल दिया और उन्हीं अधिकारियों को बोला जो भ्रष्ट थे, जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकाली थी, वही अधिकारियों से बोला जो लोग पूरे इस मामले में संलिप्त थे। हम लोगों को धरना देने के लिए मजबूर किए, हम लोगों को रोड पे रहने के लिए मजबूर, लाठी खाने के लिए मजबूर किए। वो अधिकारी नहीं, इन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, इन अधिकारियों को हटाया जाए और इसके बाद शाम तक हमारे लिए शेड्यूल जारी किया गया है कि कब आपकी नियुक्ति होगी, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब आप विद्यालय में होंगे। ऐसे हम लोग कोरे आश्वासन से कुछ भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमको आपस में लड़ा के अपना मजा ले रही है। हम लोग नहीं मानेंगे, अब संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमें हमारी नियुक्ति नहीं मिलेगी। वो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं। इन पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हैं जो पिछले कई सालों से अपनी जो इच्छा भर्ती है उसकी लेकर लड़ाई लड़ रही है। तमाम और अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ बोलेंगे। अब मुख्यमंत्री ने आदेश तो कर दिया है, तो अब आप क्या और चाहते हैं? सर, मेरा नाम माधुरी पटेल है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। सर, हम लोगों को लगभग 2 साल हो गए हम लोग धरना दे रहे हैं। हर मुख्यमंत्री हर किसी के दरवाजे पर गए, लेकिन ये लोग यही कह रहे थे कि मतलब मामला कोर्ट में है। अब तो कोर्ट से भी मतलब हम लोग जीत गए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें और हमें न्याय दें और हमें हमारे विद्यालय पहुँचाएं, तभी हमारे साथ न्याय होगा। और इसके साथ ही जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस मुख्यमंत्री जी से हमारी यही विनती है कि हमको जल्दी से जल्द विद्यालय पहुँचाएं।
ये वो महिलाएं हैं जो लगातार इस बात को कह रही हैं कि इनको नियुक्ति पत्र तो दिया ही दिया जाए, लेकिन इनकी नौकरी का जो समय खराब हुआ है, जो आरक्षण में घोटाले की बात जो कही गई है, उनके खिलाफ भी प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। और ये लोग तब तक उस धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे जब तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। तो बवंडर अभी खत्म नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने तो कह दिया भर्तियां रद्द कर दी हैं, सरकार ने कह दिया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अभी जो मंशा है सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही, कोई अपील नहीं कर रही, और 3 महीने का समय सरकार मांग रही कि भाई 3 महीने में सारी चीज़ें हम बनाकर दे देंगे। कोर्ट ने भी कहा कि भाई एक विधि संगत, एक न्याय संगत तरीके से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको दूर किया जाए और एक नई मेरिट लिस्ट के जरिए इनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन अभ्यर्थी मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो 2022 से उनका समय खराब हुआ, तो उनका समय खराब करने वाले, उनके साथ अन्याय करने वाले, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे अन्य जो इशूज रहे हो इस भर्ती में, उन अधिकारियों को दंड कब मिलेगा। और वो कहने के बाद आश्वासन तो मुख्यमंत्री ने दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निर्देश भी उन्हीं अधिकारियों को दिए गए हैं जिन्होंने 5 जनवरी 2022 को एक त्रुटिपूर्ण, एक पक्षपातपूर्ण लिस्ट जारी की थी और वो लगातार अभ्यर्थियों का उत्पीड़न कर रहे थे। तो इश्यूज हैं, ये लोग डटे हुए हैं, इसीलिए आज हम मंथन में लेकर आए हैं इस बात को कि नौकरियों पर पहरा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हमारे साथ मेहमान होंगे और नौकरियों पर पहरे की जरूरत क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं, मेहमानों का परिचय कराते हैं। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ओम सुधा, राष्ट्रीय अध्यक्ष SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुधा, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक साहब, स्वागत, धन्यवाद। वरुण त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और धनंजय गुप्ता, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अभी शिक्षक भर्ती पर जाने से पहले जरा एक बार जयप्रकाश जी को हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पूर्व IPS अधिकारी हैं जयप्रकाश जी। आज जो विषय मेरा कि नौकरियों पर पहरा, पहले बड़े आराम से नौकरियां की परीक्षाएं हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन, तरक्की, इंटरनेट युग, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, उसके बाद से अब एक तो पहरा पुलिस को बैठाना पड़ रहा है कि भाई ये जो पेपर लीक गैंग है, अब तो क्या ही कहने, जो माननीय जो सदन में बैठते हैं वो भी पेपर लीक गैंग के सरगना है, कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत एक विधायक जी भी उत्तर प्रदेश के असेंबली के हैं, वो भी पेपर लीक के सरगना रह चुके हैं, अभी भी हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने होती है, सिस्टम के सामने होती है और पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने होती है। जब पुलिस इतनी बड़ी परीक्षा सिपाहियों की या जो भी परीक्षाएं इस तरीके की होती हैं, दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को बार बार उनके मन में आशंका रहती है कि भाई ये कहीं ना कहीं कुछ घपला ज़रूर होगा, ऐसा होने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं कि वो सशंकित रहते हैं। अभी राजीव कृष्ण भर्ती बोर्ड के चेयरमैन कह रहे थे कि 11 व्हाट्सएप चैनलों को चिन्हित किया गया है, नई धाराओं के साथ मुकदमा लिख गया है। मुकदमा लिखने से क्या, अगर ये पेपर लीक करा रहे होंगे या जैसा ही दावा कर रहे हैं वह चैनल, तो क्या ये पर्याप्त मसला है या पुलिस को और कुछ कार्रवाई कर रही होगी पुलिस? और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो अभ्यर्थी हैं, चाहे शिक्षक भर्ती का मसला हो चाहे यहाँ का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा पूर्व के जो अनुभव है हमारे बड़े अच्छे नहीं रहे। अभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें भरोसा नहीं है। तो टोटल जो सिस्टम के प्रति अविश्वास युवाओं में, नौकरी की चाहत रखने वालों में आया है, इसकी मूल वजह क्या मानते हैं जयप्रकाश जी? इसमें 2-3 चीजें आपने कही। एक तो ये था कि
परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने का एक जो माहौल था, उसके अगेंस्ट व्यवस्था बनाने की बात है। और दूसरा, जो ये शिक्षक भर्ती वाले लोग हैं, इनका विषय भिन्न है। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं कि ये जो परीक्षा के पेपर लीक हो जा रहे थे, निश्चित रूप से इधर कुछ घटनाएं हुई हैं और उसको लेकर के सिस्टम भी बहुत सतर्क हुआ है, पुलिस सिस्टम भी बहुत सतर्क है। गवर्नमेंट ने इधर आपने देखा होगा कि एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें इस तरह के अपराध करने वालों पर बहुत कड़ी सजा का प्रावधान किया, आजीवन कारावास और 1 करोड़ जुर्माने का। तो सिस्टम भी पुलिस सिस्टम में भी बहुत सारी निगरानी के चीजें हैं, जैसे सोशल मीडिया पर भी उसके निगरानी के तमाम टूल्स हैं, उससे निगरानी की जा रही है। जो अभी डीजी साहब बता रहे थे, उसी का परिणाम है कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह चल रही थी, उनके पास पेपर हैं या उस तरह की वो पेपर लीक करने की बात कह रहे थे, उनको ऑलरेडी ही जैसे लोगों के पास पहुंच रहा था, पुलिस भी उसकी निगरानी कर रही थी। इसके अलावा भी जो दूसरा सर्विलांस के सिस्टम है, जो पुराने अपराधी हैं जिनकी इस तरह की हिस्ट्री रही है, सब पे पुलिस की नजर होगी और वो सिस्टमेटिक ढंग से निगरानी के अंदर होंगे। यदि कहीं कोई इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ वक्त से पहले पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस का पूरा पुख्ता अरेंजमेंट अभी फिलहाल जो सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा है, पूरा पुख्ता अरेंजमेंट है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। एक तो जो कानून में प्रावधान किया गया वो, और दूसरा जो पुलिस का प्रबंध है, दोनों में निश्चित रूप से परीक्षार्थियों में एक विश्वास का माहौल पनपना चाहिए और वो पूरे विश्वास के साथ परीक्षा देंगे। दूसरी बात जो शिक्षक भर्ती का है, उसमें वो दीगर प्रश्न है, आरक्षण की व्याख्या किस ढंग से की गई, पहले कैसे मेरिट बनाई गई, कितना आरक्षण दिया गया, उसकी व्याख्या हाईकोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा की गई है। अब उसके अनुसार गवर्नमेंट ने, जैसा आपने बताया, कि सरकार उसके हिसाब से नई सूची बनाएगी। ठीक है। और नई सूची जैसे ही पब्लिश होगी, उसके के आधार पर बच्चों में विश्वास आना चाहिए। जयप्रकाश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी आप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, इन बच्चों के हिमायती और वकील होने के नाते मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े कानून, बुलडोजर का डर, देश में भारत की सरकार बहुत कठोर कानून बनाए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज ने कठोर कानून बनाए, इतना सर्विलांस, डीजी साहब ने इतना बता डाला 2 घंटे में कि हमारा पूरा का पूरा लाइव व्यू का डेटा ही भर गया। 2 घंटे हमने रिकॉर्ड किया उनको, इतना बता डाला उन्होंने आज। उसके बाद भी 11 व्हाट्सएप चैनल ये दावा कर रहे हैं। आप हिमाकत देखिए जयप्रकाश जी, इतने के बाद भी अभी उन जो इस तरह के पेपर लीक कराने वाले लोग हैं, वो अभी शांति से नहीं बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जड़ों में अभी चोट नहीं हुई है। पिछली बार जो 5 जनवरी को जिन लोगों ने पेपर लीक कराया था और उसमें जो पेपर कंडक्ट कराया था, वो गुजरात की कंपनी थी, वो आदमी भाग गया विदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का पुलिस, उत्तर प्रदेश के एसटीएफ, मुझे नहीं लगता अभी तक उसको ढूंढ पाई है जयप्रकाश जी। तो जाहिर सी बात है कि विश्वास कहां से पनपेगा लोगों में। इधर जो पिछली घटना आप बता रहे हैं, उसमें ढेर सारे अपराधी पकड़े गए और मुझे लगता है कि पूरा उनका जो नेक्सस है उसको एसटीएफ ने पूरा उद्घाटित किया था। अब बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा और तमाम सारे लोग अभी उसमें जेल में है, किसी की जमानत नहीं हुई है। तो एक जो नेटवर्क था उसको पुलिस ने तोड़ लिया है। हो सकता है उसमें अभी कुछ लोग वांछित हो, पुलिस उन तक न पहुंच पाई हो। इसके अलावा जो बात आपसे कह रहा हूं, पिछले 8-10 वर्षों से जो लोग इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहे हैं, सब पुलिस की निगरानी में होंगे, निश्चित रूप से निगरानी में होंगे। इसका जवाब मैं चाहता हूं, मैं पर्टिकुलर इसका जवाब चाहता हूं कि इसके बाद भी 11 जो टेलीग्राम चैनल वो दावा कर रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? व्हाट्सएप सोसाइटी से किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अभी उन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, पुलिस तेजी से इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। कई बार लोग परीक्षार्थियों को विफूल करने के लिए भी इस तरह की चीजें फैलाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात तो है। हो सकता है ये सिंपल चीटिंग की ही बात हो,
पुलिस ने केस लिखा है और तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी कि परीक्षा से पहले ही उसकी असलियत को उद्घाटित करके निश्चित रूप से सबके सामने लाएगी। हम सब तो यही चाहते हैं कि जो कल से भर्ती शुरू होने वाली है, उत्तर प्रदेश की जो सिपाही भर्ती है, 60,000 से अधिक 60,244 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती मतलब जो पद हैं उसमें करीब 48 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। तो कम से कम ये अच्छी हो, शुचितापूर्ण हो, और कम से कम हम सब सोसाइटी की भी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है, जो परीक्षा करा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कि इन अभ्यर्थियों को कम से कम हम विश्वास दिला सकें कि जो परीक्षा कल से हो रही है वो शुचितापूर्ण हो। हम इसी को कराने के लिए, इसी उद्देश्य से डीजी साहब ने जो कहा कि जो इस तरह के व्हाट्सएप चैनल पे सही गलत जो भी सूचनाएं थी उसको देखिए उनने बताया, जिससे बाकी परीक्षार्थियों में यह हो कि उनकी इस तरह की सूचनाओं से वो उनके धोखे में, झांसे में न आए। और उस साइड से पुलिस भी उसको तेजी से इन्वेस्टिगेट कर रही होगी। निश्चित रूप से ऐसे लोगों से पूछताछ का प्रयास किया गया होगा। तमाम लोग उसमें पुलिस पूछताछ कर भी चुकी होगी। यदि उसमें कहीं भी वर्थ होती तो निश्चित रूप से पुलिस अब तक मीडिया के सामने उन लोगों को ला चुकी होगी। ठीक बात है, ठीक बात है। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी धनंजय गुप्ता हैं। धनंजय गुप्ता, एक तो आपके विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो पुलिस भर्ती कल से शुरू हो रही है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी जयप्रकाश जी ने कहा और अभी डीजी भर्ती बोर्ड ने भी इस बात को कहा कि भाई चीज़ें हम लोग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। आप लोगों की, चूँकि आप लोग परीक्षाएं देते रहते हैं, तो क्या आप लोगों की जो पुलिस भर्ती के लोग हैं उनसे क्या बात हो रही, कुछ क्या उनका परसेप्शन है, वो इस बात को लेकर प्रसन्न है, मुतमईन है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं? अनम्यूट करिए धनंजय। हेलो, हाँ बोलिए धनंजय। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। अरे लोगों को विश्वास तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक डर है। जैसा कि हमसे काफी लोग जुड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती को, एक्चुअली पहले से जो चीजें माइंड में आ चुकी हैं कि जितने बड़े लेवल पर जितने भी भर्तियां अभी तक हुई, सब में कोई ना कोई आरक्षण घोटाला हो गया। अच्छा कि हर जितने पेपर में लीक, इवन पेपर में भी थोड़ा बहुत असर पर पाया गया, तो कहीं ना कहीं मामला सीटेट को हो गया सर। तो इसी को लेकर के जो है, जब तक एक पूरा पेपर अच्छे ढंग से नहीं हो जाता तब तक लोगों के बीच में 100% भरोसा नाम की चीज ही नहीं। क्योंकि वो जो माननीय जो आप नेशनल चैनल पर देखते हैं, चाहे भर्ती का मामला हो चाहे आरक्षण का मामला हो, हमेशा सामने कुछ और होती है और अंदर कुछ और होती है, जो हकीकत सामने आता है। हम लोग का 69,000 शिक्षा वाला मैटर था। बार बार अभी 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया गया कि इतना फला पद जो हमने ओबीसी को दिया, इतना दिया, और उसके बाद ही जो है एक वीक के बाद ही हम लोग का जो है हाई कोर्ट से आ जाता कि नहीं, इसमें बहुत बड़ी लेवल पर जो है आरक्षण घोटाला हुआ। तो लोगों को कैसे भरोसा होगा जब भरोसा नहीं? धनंजय गुप्ता, मेरा सवाल एक और जोड़ लीजिए कि भाई कोर्ट ने कह दिया कि लिस्ट बने, नए सिरे से मेरिट जारी हो, मुख्यमंत्री ने कह दिया भाई ठीक है बनाओ, फिर आप लोग धरना प्रदर्शन पे जमे हुए हैं लगातार लखनऊ में, क्यों? एक्चुअली इसके पीछे रीजन है, जिस विभाग के अधिकारी आप कैमरा हम लोग से कहते थे और ऑन कैमरा भी आकर के कहते थे, डेली हम लोग आंदोलन 1 दिन और 2 दिनों से नहीं कर रहे, पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। हर दिन मारे जाते थे, पीटे जाते थे, घसीटे जाते थे, लेकिन एक भी कोई अधिकारी न सुनने को तैयार था, न विभाग के मंत्री, मतलब कोई ऐसा नेता मंत्री नहीं होगा जिसके घर का घेरा हम लोग 100 200 बार नहीं दिए। बार बार यही आता था कि एक भी सीटों का घोटाला नहीं हुआ। लेकिन हम सम्मान करते हैं उच्च न्यायालय का, जो उन्होंने दूध का दूध पानी कर दिया। एक एक चीजों को क्लियर करने के लिए किया है कि मतलब जो है जो कॉलम बनाया जाएगा उसमें कितने ओबीसी चयनित हैं, कितने एससी हैं, कितने जन, कितने जो अनारक्षित में जाना है, तो उससे दूध का दूध और सामने गुणांक भी रहेगा, कौन कितना गुणांक जो है पाया है, उससे एक भी सीटों का जो है हेर फेर नहीं। तो सरकार कर रही है, फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? सर पहरेदारी इसलिए कर रहे हैं, सबसे पहले जिन अधिकारियों ने डंके के चोट पर कहते थे एक भी सीटों का आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ,
मौजूदा समय में वही अधिकारी आज ही मौजूद हैं। मुझे मालूम है जब हम लोग की जब लिस्ट 2020 में आई थी 5 जनवरी को, तो जो है सीधे जो है आचार संहिता का बहाना दे करके जो है हमको कर दिया गया, और उन्हीं के द्वारा जो है नियोजित ढंग से एक याची डलवा करके मामला कोर्ट में सब दूसरे, जब भी ये मैटर हम लोग घेराव करते तो एक ही मैटर पर मामला जो सब दूसरे कोर्ट में है, कोर्ट के बाद ही। लेकिन हम लोग हार नहीं माने, चाहे उन्होंने लाठी बरसाए, डंडे मारे, चाहे कितने मौसम बीत गए, लेकिन हमें जब पहले जहां थे आज भी। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो मामला इस बार जो न्यायालय से आया है, क्यों नहीं ये अधिकारी जो है एक हफ्ते से ज्यादा हो गए। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को ले लेता हूं, अविरल मलिक जुड़े। अविरल मलिक, जयप्रकाश जी ने भी जो कहा और जो ये कह रहे हैं, जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई जो पिछली चीजें हुई हैं उसमें आगे जो कल से होने वाला है, हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हों ताकि विश्वास जीता जा सके। पुलिस भर्ती में भी सिस्टम की खोट है और इसमें भी, जिसमें अभी धनंजय गुप्ता कह रहे हैं, इसमें भी सिस्टम की खोट है कि वही लोग, वही चेहरे भर्ती हैं, वही चेहरे वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 4 साल तक इनको प्रताड़ित किया है। तो सिस्टम के प्रति अविश्वास क्यों? ये तो सिस्टम के प्रति दोनों तरीके से अविश्वास है, और अगर किसी सिस्टम के प्रति अविश्वास हो जाए तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो ट्रस्ट लेवल ही खत्म हो जाएगा, फिर चाहे वो सरकार हो, चाहे संगठन हो, चाहे सिस्टम हो। अविरल मलिक जी, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूती के साथ चल रही है और उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसको सुनिश्चित जिस प्रकार से किया जाता है ये सबको दिख रहा है। लेकिन अगर कहीं लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से उस विषय पर कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। अगर कहीं भी लापरवाही किसी के द्वारा भी बरती जाती है तो कठोरतम कार्रवाई योगी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में की जाती है। जीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी की सरकार जिस प्रकार से अपना रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से अपना रही है, वो सबको दिख रहा है। अरे अविरल भाई, ये तो आपका एक सैद्धांतिक भाषण है, हम सारे वक्ताओं से ही सुनते हैं। सैद्धांतिक रूप से आप सारे लोग ये भाषण पढ़ के सुनाते हो। मूल प्रश्न धनंजय उठा रहे हैं, मूल प्रश्न का उत्तर कल मिलेगा, इस पर बोलो भाई। सर जी मलिक साहब से मैं एक पूछना चाहता हूँ जी सर, हम लोग अब तो मानी कोर्ट में, तो किस दिन जो है मौजूदा अधिकारी है, चाहे जो भी मंत्री संदिग्ध है, किस दिन आपकी सरकार बुलडोजर चला रही है? आखिर क्या जात और धर्म देख करके बुलडोजर चलाती है? इसका मुझे जवाब चाहिए। चलिए, वो विषयांतर हो जाएगा। आज तो हम लोग बात कर रहे हैं इसी पर, और हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पेपर लीक कराया था पुलिस का, उनके घर बुलडोजर कब चलेगा, चाहे बुलडोजर गुजरात भेजना पड़े, क्योंकि उसमें एक सज्जन गुजरात वाले भी शामिल हैं जो इस समय विदेश में फरार हैं। अविरल मलिक वो पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। देखिए धनंजय जी, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं, आप 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में जानना चाह रहे हैं या फिर कांस्टेबल भर्ती के विषय में? नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती। जी, देखिए, जहां तक 69,000 शिक्षक भर्ती का विषय है, अनेकों बार मैंने इस पर डिबेट की है। जहां तक भर्ती के विषय पर बात की जाए तो इस विषय पर राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, हम अभ्यर्थियों के पक्ष में है, युवाओं के, छात्रों के पक्ष में निश्चित रूप से है। हमारी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, वो सबको मालूम है। लेकिन इस पर राजनीति कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग लाल टोपी लगाकर जिस प्रकार से इको गार्डन पे भी टक्कर लगाया करते थे, वो भी सबको मालूम है। तो इको गार्डन की अगर बात की जाए, सर अगर जो एक दिन लाल टोपी वाला आप दिखा दीजिए, मैं आज ही आंदोलन खत्म कर दूंगा। एक इतना हैसियत फिर अपने जो है आंदोलन का रखता हूँ मैं। एक भी लड़कों को दिखा दीजिए। वो आंदोलन में बैठे हैं अविरल मलिक, अविरल मलिक वो आंदोलन में बैठे हैं वहीं पे। मैं बाहर हूँ, अपने कमरे पे नहीं हूँ, मैं एक रैन बसेरा हूँ, हमारे पास कोई व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं रहता। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके विषय पर मैंने नहीं कहा, पहले पूरा सुनिए। मैंने किन लोगों के विषय पर कहा है, पहले समझिए उस विषय को। आपके विषय पर मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक भी लाल टोपी कोई स्टूडेंट होगा तो प्रूफ दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, एक सोशल मीडिया जमाना। देखिए, बिल्कुल देखिए, आप राजनीतिक लोग नहीं है, वो मुझे मालूम है, लेकिन राजनीतिक लोग कौन है
कौन किस प्रकार की बात करते हैं, कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार पोस्ट करते हैं, किस विषय में करते हैं, भड़काने का प्रयास करते हैं युवाओं को, वो मुझे मालूम है। लेकिन खैर वो बात नहीं है, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आपके हित में काम, हम आपके हमारे साथ अगर जो रहे होते तो विभाग के अधिकारी इतने बड़े तानेशाह नहीं हो चुके कि इतने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो है राजनीतिक छवि खराब कर दे। आज ही हमने देखा जो है जिनको हमारे जगह पर निश्चित कर दी गई है, आज इतने राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व एक सर्वे निचरा करके है। उनका क्या जरूरत है इस आंदोलन में, उनकी क्या हैसियत इस आंदोलन में, और उन्होंने कैसे मान लिया है जो बतौर शिक्षक हैं वो अवैध है। आज सबसे बड़ी राजनीति हुई है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। धनंजय जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ आगे भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनंजय उनके पास जवाब नहीं है। धनंजय मत करिए, उनके पास जवाब नहीं। वो करे राजनीति, अरे राजनीति अछूत थोड़ी है। अगर 25 साल को 30 साल के युवा विरल मलिक प्रवक्ता बने बैठे हैं तो राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? अपना हक मांगने के राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? डॉक्टर अविरल मलिक पीएचडी करके राजनीति को मुख्य पेशा बना रहे हैं। राजनीति इतनी खराब तो नहीं है भाई। राजनीति तो धनंजय गुप्ता को क्यों नहीं करनी चाहिए? ओम सुधा को क्यों नहीं करनी चाहिए? दुर्गेंद्र चौहान को क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अपने हक हुकूक के लिए राजनीति भी करनी चाहिए। समाजवादी वाले ना करें, ये समाजवादी वाले जो कर रहे हैं इनको। अरे भाई वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनकी एक पार्टी है, उन्होंने अभी हाल में आपको उत्तर प्रदेश में धूल चटाई है, क्यों नहीं करना चाहिए उनको? बिल्कुल करना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के पास जाता हूं, वरुण त्रिवेदी, ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सब शानदार तरीके से चल रहा है। कल के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेगा कल भर्ती को लेकर, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मसला है। सैकड़ों किलोमीटर से लोग आते हैं परीक्षा देने, और एक जरा से लीकेज से उनके अरमानों पर पानी, फिर उनके ऊपर क्या बीतती है, घर कैसे जाते हैं, झुके हुए कंधे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज प्रभु से कि जो कल से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा वो सकुशल और सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो। वरुण जी ये कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, सब कुछ चकाचक है, फिर आप लोग हल्ला क्यों मचाते हैं? दुर्गेंद्र जी, मैं आपकी प्रार्थना में आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ हूं कि कल की जो पेपर भर्ती परीक्षा है वो सकुशल तरीके से संपन्न हो। लेकिन आप ये देखिए कि मंगलवार को कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा अध्यादेश 2024 पास कर दिया गया, और उसमें 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है और उम्र कैद तक का प्रावधान है जी। इसके बावजूद आज टेलीग्राम पे मैसेज वायरल हो रहे हैं, और ना पुलिस महकमा, ना एसटीएफ, ना सरकारी तंत्र, सब फेल है। सब कुछ इतनी मुस्तैदी के बावजूद भी पूरी तरीके से छात्रों के बीच में, एजेंसी के बीच में, जितने भी बच्चे, आज पहला दिन है, कल एग्जाम का 3 दिन पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हुए हैं, और आज से ही अब ये चर्चा तो सार्वजनिक है। अब आप ये सोचिए पर्दे के पीछे कितनी चर्चाएं चल रही हों। खैर, अभ्यर्थियों के बीच में कितना भी भाजपा के प्रवक्ता कुछ भी कहें या पार्टी लाइन से या कुछ भी कोई कुछ कहे, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो अभ्यर्थियों के बीच में डर का माहौल है। और बहुत सारे परीक्षार्थी, अभी कल से आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा, बहुत सारे परीक्षार्थी इस बार का पेपर छोड़ने के विचार में। उनके सेंटरों में 200-200 किलोमीटर का गैप है। इलाहाबाद का अभ्यर्थी फर्रुखाबाद पेपर देने जा रहा है, इटावा का अभ्यर्थी गोरखपुर पेपर देने जा रहा है। अब आप समझिए 200-250 किलोमीटर बच्चा ट्रेवल करके जाएगा, उसका माइंडसेट क्या है, उसके रुकने की व्यवस्थाएं क्या हैं। कई छोटे छोटे जनपदों में सेंटर बनाए गए हैं, उन पर मुस्तैदी रखी गई है, लेकिन छात्रों के पहुंचने की व्यवस्था क्या है? सेंटर ऐसी जगह हैं जो मेन सिटी है या मेन स्टेशन है, उनसे 70-70, 80-80 किलोमीटर दूर है। बच्चे कैसे पहुंचेंगे? उनमें बीच में डर है। और इतना जाने के बावजूद भी अगर पेपर में कहीं से कोई दिक्कत हो गई तो उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप किसी भी राज्य को उठा, गुजरात में
लगभग 17 से 18 पेपर लीक हो चुके हैं। यूपी में आ जाइए, यूपी टेट भर्ती परीक्षा हो गई, आप जो है पटवारी की परीक्षा, लेखपाल परीक्षा है, टेट परीक्षा, बीएड परीक्षा, नीट, अंडर, कितनी परीक्षाओं के नाम लिए जाएं, सब फेल हैं। और इससे जो छात्र हैं उनका मनोबल टूट रहा है, उनमें डिमोटिवेशन की बिल्कुल मतलब आप पराकाष्ठा है। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि हमें राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की नौकरी मिलने, बस वो देने जा रहे हैं। पढ़ाई करी है, पेरेंट्स का प्रेशर है, उनके ऊपर खुद का प्रेशर है, दबाव है, मानसिक दबाव है। उन्होंने कोचिंग की फीस भरी है, कोर्स की फीस भरी है, फॉर्म फीस दी है, रजिस्ट्रेशन का फीस दिया है, अब वो ट्रांसपोर्टेशन का फीस देंगे, लॉजिंग का खर्चा उठाएंगे, फूडिंग का खर्चा उठाएंगे। अब आप सोचिए उन कमजोर बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों की आप जरा हालत पूछिए क्या होगी, जो एक बार परीक्षा दे चुके हैं और दोबारा फिर से परीक्षा देने के लिए सारे खर्चे व्यय करेंगे। मार्जिनल जो सोसाइटी से लोग आ रहे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? वरुण जी सरकार कह रही है कि भाई हमने बसें फ्री कर दी हैं, हम सुविधा दे रहे हैं। बसें सेंटर टू सेंटर ड्रॉप नहीं करेंगी। बस की सुविधा कहां तक जाएगी? बस स्टैंड तक जाएगी। लोगों को मैं बताता हूं, लोगों को सेंटर से जब आप एक किसी भी मुख्य बस स्टैंड से छोड़ रहे हैं, वहां से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर दूर तक सेंटर हैं। आप उन्नाव, कानपुर देहात, जालौन, इन जिलों की भी तो बात करिए। आप प्रयागराज, कानपुर, बनारस, इन जिलों को छोड़ दीजिए, ये बड़े शहर हैं, महानगर हैं, लेकिन छोटे जिले जिन्हें सेंटर बनाया गया है वहां तक अभ्यर्थी कैसे पहुंचेगा? फिर इसके बाद बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में आप सोचिए, कितना निगेटिव इंपैक्ट है। और अभी 2 दिन पहले यहाँ पेपर शुरू होना है और इधर 2 दिन पहले माननीय हाई कोर्ट का आदेश आता है कि 69,000 भर्ती को दोबारा से लिस्ट उसकी निकाली जाए। बताइए क्या मजाक है ये? मजाक प्रदेश सरकार कर रही है छात्रों के साथ, जिसका न्याय किया है अभी कोर्ट ने। और सबसे बड़ा मुद्दा, सरकार पूरी लाइन से हट गई है। कट ऑफ के मामला था वो तो एक अलग चीज हो गई, सबसे बड़ा बात आरक्षण देने में भी फेल हो गई सरकार, जिसके लिए बाकायदा नियमावली बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा सरकार के अफसर या सरकार का पूरा प्रशासन, सरकार के मंत्री कर क्या रहे हैं। पेपर लीक की वास्तविकता आप देखिए, अब कल पेपर शुरू होने वाला है, सेंटर जहां भी बनाए गए हैं सेंटर में बहुत मुस्तैदी है। आपको क्या लगता है कि पेपर की जो लीक की घटनाएं हैं वो छोटे सेंटर से या जो छोटा सरकारी कर्मचारी है वहां से लीक हो रहा है? सरकार में बैठे बड़े अफसर, बड़े लोग, बड़े माफिया, उन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। पिछले पेपर लीक में कोई भी एक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे छात्रों में ये मैसेज जाता कि सरकार पेपर लीक के प्रति संवेदन, सरकार मानने को ही तैयार नहीं। और वरुण त्रिवेदी अभी जयप्रकाश जी कह रहे हैं, वरुण त्रिवेदी जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई पर्याप्त कार्रवाई हुई है, बहुत सारे लोग जेल गए हैं, और आप कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेल तो साहब जो रिक्शा चलाता है उसको भी डाल दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक जाम किया हुआ है। ये बात नहीं कि पर्याप्त रूप से बहुत लोग जेल चले गए हैं, तो ये इसका हल नहीं है, ना ही ये इसका सही उत्तर है। इतना होने के बावजूद भी छात्रों में, उनके पेरेंट्स में कितना भय मुक्त माहौल है, वो कितना आश्वस्त है। ठीक है, मैं डॉक्टर ओम सुधा को ले लेता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ओम सुधा, माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं चूंकि काफी विलंब हो गया आप तक पहुंचने में। ये जो सवाल अब इस सिस्टम के इर्द गिर्द है, अविश्वास सिस्टम को लेकर है, चाहे वो 69,000 भर्ती हो, चाहे जो 60,244 पुलिस भर्ती हो, सिस्टम पर अविश्वास। और इसीलिए हम आज इस बात को कह रहे हैं कि नौकरियों पर कहीं खुद अभ्यर्थी पहरा दे रहे हैं और कहीं पुलिस को भी पहरा देना पड़ रहा है। पुलिस भर्ती में भी जाहिर सी बात है कि बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से अभी लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इतने कठोर कानून, उसके बाद भी 11 टेलीग्राम चैनल दावा कर रहे हैं, तो अब तक उनको पकड़ के जमी दोष क्यों नहीं किया गया? दुर्गेंद्र जी क्या है ना कि अगर इनकी नीयत ठीक होती ना मुख्यमंत्री जी की, तो नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे के अब तक गोरखपुर में जो इनका आश्रम है वहां पहुंच जाना चाहिए था, उसी के लायक है। ये स्टेट नहीं चला सकते और ये बच्चों का दर्द समझेंगे नहीं। बात थोड़ी पर्सनल है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा जिनका अपना बच्चा नहीं होता है ना, नहीं समझेंगे। हम रहे हैं ना, हमने परीक्षा की तैयारी की, हमको पता है कि परीक्षा के सेंटर तक पहुंचने का क्या दर्द होता है।
फीस कैसे हम लोग भरते रहे, फॉर्म कैसे हम लोग भरते रहे, लेकिन इनको इस दर्द से कोई मतलब है नहीं। थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची होती ना, तो अभी जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट का डिसीजन आया है शिक्षक मामले में, उस मामले में इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना था। लेकिन उम्मीद इनसे नैतिकता की करे तो कैसे, उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोजगार को लेकर ये कितने संवेदनशील हैं सबको पता है। भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि पिछले 42 साल में भारत इतना बेरोजगार नहीं था। पिछले 42 साल का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, भारत इतना बेरोजगार नहीं। सरकारी नौकरी की तरफ विद्यार्थी इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी होती है, और एक तरफ इन्होंने तमाम सरकारी उपक्रमों को बंद कर दिया। रेलवे से लेकर तमाम आप जितने सरकारी उपक्रम बचे खुचे रह गए हैं, वहां आप हालत देख लीजिए, कहीं बहाली नहीं है। पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे, अपने स्टूडेंट लाइफ में, यह जो 2014 के पहले का समय याद कीजिए, किस तरह से जो है कई दुकान जो बुक शॉप होता था भरा रहता था, विद्यार्थियों की भीड़ होती थी, लोग, रेलवे इतनी बहाली आती थी, बैंक से बहाली आती थी, आईबी से बहाली आती थी, तमाम नौकरियां खत्म कर दी गई है। जो थोड़ा बहुत बच गया है वहां ये हालत है कि इनका इकबाल नहीं है। इकबाल बड़ी चीज होती है। इकबाल होता है सिपाही का, जब अब कहीं हजारों की भीड़ है, सिपाही एक डंडा लेकर बस खड़ा रहता, और डंडा नहीं भी रहे तो लोग डर के जो है वहां शांति से रहते हैं। उसको कहते हैं इकबाल। वो कोई गोली नहीं चलाता, डंडा नहीं चलाता, लेकिन इकबाल होता है। और कोई पुलिस खड़ा हो वहां तो आदमी वहां जो है थोड़ा चैन का सांस लेके गुजरता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का इकबाल इस सरकार पर से खत्म हो गया है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे बचा रहे, सत्ता कैसे मिले, चुनावी मोड कैसे हो, जाति की राजनीति कैसे करें, इनको कैसे साध लें, उनको कैसे साध लें, इसके अलावा इनको छात्र नौजवानों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और मैं जो यह बात जब कह रहा हूं, अभी धनंजय जब कह रहे थे तो हमको इनका दर्द हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस फेज से हम लोग गुजरे। अब सोचिए महाराज, विद्यार्थी पढ़ेगा कि धरना देगा? विद्यार्थी को फॉर्म भरना है, पढ़ना है, धरना देना है, परीक्षा सेंटर पे पहुंचना कारगिल पे पहुंचने से कम नहीं होता है जी। कारगिल विजय कर लेगा, परीक्षा सेंटर पे पहुंचना उससे टफ होता है। और उसके बाद जो है निगरानी करे कॉपी का, नजर रखिए भाई विद्यार्थी क्या क्या करेगा। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, आज विषय इसीलिए लेकर आया हूँ कि नौकरियों पर पहरा, विद्यार्थी पहरा रख रहा है। दुर्गेंद्र जी, आपकी यही खासियत है कि आप जनता के मुद्दे को उठाते हैं, इसलिए आप लोगों से जुड़े हुए हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं आपको। मैं हमेशा कहता हूं, आप ऐसे पत्रकार हैं कि ये जो चल रहा है गोदीगिरी, उसमें रीढ़ की हड्डी अगर किसी पत्रकार की बची हुई है, उसमें से आप एक आते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने डिबेट किया है, छात्र नौजवानों का भविष्य इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए छात्र नौजवान वही है जो रामनवमी में माथा में पट्टा बांध के और जो है जय श्री राम का नारा लगाया, मस्जिद में लाउड स्पीकर बांधे। इनके लिए छात्र नौजवान की वही छवि है, वही बनाना चाहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है पढ़ ले। आप देख लीजिए तमाम विश्वविद्यालयों की क्या हालत है, तमाम सरकारी कॉलेजों की क्या हालत है। आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो पूरा देश घूमते हैं, हर जगह सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय को कमजोर किया जा रहा है, शिक्षा महंगी की जा रही है। अब किसी तरह पढ़ लिख भी ले विद्यार्थी तो वो फॉर्म भर के पहुंच भी जाए तो पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक बात। धरना करिए, प्रोटेस्ट करिए तो पुलिस लाठी से पीटती है, विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा देकर उन्होंने कोई गुनाह किया है, अपराधियों जैसा व्यवहार। ओम सुधा कंप्लीट करिए, डॉक्टर ओम सुधा कंक्लूड करिए प्लीज। इस सरकार के चाल चरित्र और नियत में खोट है। मुझे नहीं लगता यह कभी संवेदनशील हो पाएगी, क्योंकि धनंजय जी ने जो बात कही वह बात मुझे खटक गई है कि जो प्रशासनिक अधिकारी उन तमाम गड़बड़ियों में शामिल थे, आज भी जो है उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब है सरकार संवेदनशील नहीं है, छात्र नौजवानों के भविष्य से खेलना चाहती। ठीक बात है। मैं एक छोटा सा प्रश्न लेता हूँ जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, सवाल तो उसी पर आ गया ना, सिस्टम पर ही, कि सिस्टम ही ईमानदार नहीं है, सिस्टम ही बेईमान है। चाहे पुलिस भर्ती हो, आप जब डिबेट की शुरुआत हमने की थी
तो आपने कहा था ये दोनों अलग अलग विषय हैं, और डिबेट खत्म होते ही ये दोनों एक ही विषय हो गए और आके सिस्टम पर टिक गए आके, कि सिस्टम भी बेईमान है। नहीं, देखिए दोनों एक नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो पुलिस भर्ती का पिछले पेपर लीक हुआ उसमें पुलिस सिस्टम का कोई दोष नहीं था, और जो भर्ती बोर्ड है उसका कोई दोष नहीं था। वो शुद्ध रूप से अपराधी थे जिन्होंने पर्चा लीक किया था। अब की बार जो पुलिस की भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, पुलिस पब्लिक को भी अवेयर कर रही है, और बहुत सारे नंबर, बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर, मेल, बहुत सारी सूचनाएं पब्लिक को। अच्छा, इसके जयप्रकाश जी, मैं माफी के साथ में आपको टोक रहा हूं, क्या पिछले जो लीक हुआ उसके रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? दुर्गेंद्र चौहान की थी? रिटायर होने के बाद जयप्रकाश की थी? ओम सुधा की थी? या वरुण की थी? या गुप्ता जी की थी? किसकी थी भाई? नहीं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि सारी कोई भी क्राइम होगा उसको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए ऐसा है, कई बार उसका सीधा जुड़ा होना या कई बार उसकी पकड़ में न आना, ये दोनों थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। इसलिए सिस्टम को ऐसे सीधे तौर पर हम आप दोनों नहीं कह सकते, क्योंकि इसी सिस्टम के सहारे समाज को चलाना है। ठीक है, उसमें भी करेक्शन करना है, उसकी बुराई भी करनी है, आलोचना भी करनी है, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे प्रयास को प्रशंसा भी की जानी है। नहीं, हम लोग तो खुले दिल से प्रशंसा आपने भी बताया कि इधर जो अभी परीक्षा करा रही है पुलिस, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पब्लिक के कॉन्फिडेंस को जीता जा सके। नहीं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ में इन चीजों को रखता हूं, और आपने भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में बातें अपनी रखी। वरुण त्रिवेदी, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से, बस मेरे पास वक्त नहीं ज्यादा। बिल्कुल। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अभी कुछ समय पहले संसद में एक स्टेटमेंट दिया था कि 7 साल में पेपर लीक के जो भी कोई भी मामले का कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं आया, जबकि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र इससे अफेक्टेड हुए हैं। अभी नीट का मामला आया, एनटीए पे सवाल उठे। बहुत रिसेंट में आ जाइए आप, यूपीएससी जैसी संस्थान भी इससे अछूती नहीं रही, पूजा खेड़कर के मामले में वो भी सामने आ गया। यहां तक कि भाजपा के पसंदीदा व्यक्ति जिन्हें गुजरात से उठाकर वो लाए थे, यूपीएससी का चेयरमैन बनाया, मनोज जोशी सोनी जी, उन्होंने भी उनका 5 साल का टेन्योर बाकी था और अपना इस्तीफा देके वो वापस चले। समझ में नहीं आता है कि 2 करोड़ की नौकरी का वादा करने वाले लोग उल्टा क्या करने पे तुले हुए हैं कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। नौकरी तो बहुत दूर की बात हो गई, युवाओं के भविष्य को ये अंधकार में डाल रहे हैं। थैंक यू। यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश में पेपर। थैंक यू। धनंजय गुप्ता, एक छोटा सा जवाब चाहता हूं, बिल्कुल कट टू कट। कैसे विश्वास कैसे लौटेगा आप लोगों में? सर एक्चुअली आज का जो सिस्टम चला, देखिए हम भी तैयारी कर रहे थे। एक समय ऐसा था कि हर वीकली पेपर हम लोग देने जाते थे, कोई युवाओं में आक्रोश नहीं था। जो सेलेक्ट नहीं होता था, ये होता था कि चलो कि हमारे में अंदर कब्जा रह गई। लेकिन आज के डेट में अब 5 सालों से भी एक शिक्षक भर्ती नहीं है। एक टीजीटी पीजीटी का है, अभी जो है डेट नहीं कंफर्म होने जा रहा है। लेकिन आज भी एक भर्ती निकलवाने के लिए पहले आंदोलन करो, फिर भर्ती भी हो जाए, फिर पेपर का लिए आंदोलन करो। लीक हुआ फिर पहले मानते नहीं, फिर बाद में मानते हैं जब बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है। फिर जब अगर हो गया तो फिर आरक्षण का भी रखवाली करो, फिर आरक्षण का भी मामला के लिए कोर्ट साकार चल लड़ो, वहां से भी मामला आ जाए, फिर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये बताइए, स्टूडेंट पढ़ने लिखने का काम करेगा, सरकार के रखवाली का काम करेगा, कि नियुक्ति निकलवाने के लिए काम करेगा, कि रोडों के लिए पहले इनके लिए ट्रेनिंग के लिए जो है कैसे लड़ा जाता है, घर परिवार छोड़ करके अपने लोगों को समझाने का काम करेगा। ठीक बात है, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर ओम सुधा, एक छोटा सा कमेंट, अंतिम कमेंट मैं चाहता हूं आपका। देखिए, सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना होगा। तो लीक वाली सरकार है, कभी संसद भवन लीक होता है, कभी नीट लीक होता है, कभी इधर लीक हो गया। लीक सरकार है। लीक मरम्मत करिए, नहीं तो विधानसभा चुनाव जब आगे होगा तो जनता लीक कर देगी, और यही छात्र नौजवान जिनके भविष्य से आप खेल रहे हैं, आने वाले समय का वोटर है, जवाब देगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम सुधा, डॉक्टर अविरल मलिक, वरुण त्रिवेदी, धनंजय गुप्ता, डॉक्टर जयप्रकाश जी, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं।
बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक अभ्यर्थी का दर्द इस कार्यक्रम के जो अंतिम चरण में या कार्यक्रम के समापन पर एक अभ्यर्थी का दर्द आया, वो दर्द आप महसूस कीजिए। मैं निवेदन करूंगा शासन सत्ता में बैठे उन लोगों को कि इस अभ्यर्थी धनंजय गुप्ता का दर्द महसूस करिए कि विज्ञापन निकलवाने से लेके, नौकरी निकलवाने से लेके और नियुक्ति तक आंदोलन और पहरेदारी 5-5 साल निकल जा रहा है। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।